देखो बफर कैपेसिटी क्या होती है, इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। बफर कैपेसिटी कहते हैं पर सिंपली आपने कितने मोल्स ऑफ एसिड और बेस ऐड किए हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और कितना आपके पास चेंज इन पीएच आया, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी। जब भी आपको किसी बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। तो यहां से हम बफर कैपेसिटी निकाल सकते हैं, इसे हम 5 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है बफर कैपेसिटी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। आपको चेंज इन पीएच देखना है और आपका नंबर ऑफ मोल्स एडेड देखना है और आप सिंपली बफर कैपेसिटी निकाल सकते हैं। पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आप लोग 2 पॉइंट्स लिखो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है आपके पास कि एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज increases, buffer capacity will also increase। अगर आपके पास एक बफर सॉल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है CH3COOH प्लस CH3COONA। यहां पे मैं 2 केस ले रहा हूं, एक बार तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर एंड 1 मोलर और एक बार इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोलर एंड 5 मोलर। तो किस केस में बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी, बफर कैपेसिटी उस केस में ज्यादा होगी जिस केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे यहां पर 1 मोलर यहां 5 मोलर है, तो 5 मोलर वाले केस के अंदर बफर कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द केस ऑफ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो एक चीज तो आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी उस बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन concentration of salt is equals to concentration of acid। किसी भी बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तब होगी जब सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, सेम। दैट मीन्स ये जो रेशियो है सॉल्ट अपॉन एसिड का, ये कितना होना चाहिए, 1। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है तब भी बफर कैपेसिटी कम आएगी, अगर ये रेशियो लेस देन 1 है तब भी बफर कैपेसिटी क्या आएगी, कम आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बफर कैपेसिटी कैन बी अचीव्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू बफर कैपेसिटी। पहली चीज कि कंस्टिट्यूएंट स्पीसीज की अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो बफर कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब सॉल्ट और एसिड दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, सेम। चलो, तो ये आपके पास एक सिंपल टर्म था बफर कैपेसिटी। हम वापस से हमारे बफर सॉल्यूशंस पे आते हैं और आज हम, सिंस मैंने आपसे कहा था कि बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दोनों इक्वेशन सेम होते हैं, मतलब एग्जैक्टली एक जैसे ही लगते हैं। और दूसरा, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जब भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसीडर करोगे, जब भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो हम बफर कंसीडर करेंगे। अब हम यहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं जिनमें हम बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दोनों को यूज करेंगे और हम देखते हैं आज के हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हमारे लेवल को अपने आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे बाय क्वेश्चन। तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। Write the first question. Right, CH3COOH, CH3COOH, आपको CH3COOH सोल्यूशन दिया हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है 50 ml एंड 0.1 मोलर is titrated against 0.1 molar NaOH, is titrated against 0.1 molar NaOH solution. Calculate the pH at the addition of
0 ml, calculate the pH at the addition of 0 ml, comma 10 ml, comma 20 ml and 50 ml of NaOH. आपने NaOH ऐड किया है, 0 ml ऐड किया, फिर 10 ml ऐड किया, फिर 20 ml ऐड किया और लास्टली आपने 50 ml ऐड किया। और आपको हर बार क्या बतानी है, सोल्यूशन की पीएच। आपको एक और चीज दी हुई है, Ka ऑफ एसिटिक एसिड विच इज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ये आपको वैल्यूज दी हुई है, समझ में आता है? तो देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पीएच। पहला केस लेते हैं, जब आपने 0 ml NaOH ऐड किया, NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.1 मोलर। तो सबसे पहले बात करते हैं जब आप 0 ml NaOH ऐड कर रहे हो। जब NaOH 0 ml है तो सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड, दैट इज योर CH3COOH। ये CH3COOH एक वीक एसिड है और ये कैसे डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस होगा। नाउ CH3COOH की कॉन्स्टेंट कितनी है, 0.1, तो इसका एडिशन मान लेता हूं 1 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। यहां से इसका Ka का इक्वेशन लिख देंगे, K इज इक्वल टू 0.1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से अल्फा को नेग्लेक्ट करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, K अपॉन 0.1 अल्फा आ गया तो H प्लस आ गया, H प्लस आ गया तो हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल केस है जब हमें पीएच निकालनी होती है ड्यू टू अ वीक एसिड। सेकंड केस जब आपने 10 ml NaOH ऐड किया। अब देखो जैसे ही आपने CH3COOH सॉल्यूशन के अंदर NaOH ऐड किया तो एक एसिड है और दूसरा क्या है, बेस। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर से तो हमें मतलब नहीं है, H2O से, बट स्टिल लिख लेते हैं यहां पे। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1, इसकी वॉल्यूम कितना है 50 ml, तो इसके मिलीमोल्स हो गए 5। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर और इसका वॉल्यूम कितना है 10, तो इसके मिलीमोल्स कितने हो गए 1 होंगे। अब देखो ये एसिड ये बेस दोनों रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। सिंस ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए तो 5 में से 1 मोल काम आ जाएगा, कितना बचेगा 4 मोल। इसी तरह से इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है तो यहां कितना मोल्स बन जाएगा इसका 1। क्या यहां कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, नहीं, ये कैसा न्यूट्रलाइजेशन है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और जब भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, बफर। तो यहां एक बफर सॉल्यूशन बन गया। कौन सा बफर बना, एसिड प्लस इट्स सॉल्ट, यानी एक एसिडिक बफर है। तो पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। pK कितना हो जाएगा 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 1, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 4। इसको सॉल्व करके हम सॉल्यूशन की पीएच निकाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारे सेकंड केस का पीएच। फिर बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में आपने क्या किया है, थर्ड केस में आपने 20 ml NaOH ऐड किया है, ऐड कर दो CH3COOH प्लस NaOH gives CH3COONA प्लस H2O। अभी भी CH3COH के मिलीमोल्स कितने हैं 5, NaOH के मिलीमोल्स कितने हो गए इस बार 2। फिर से ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, 5 में से 2 काम में आ जाएंगे, इसके 3 मोल्स बच जाएंगे और इसके 2 मोल्स फॉर्म होंगे। फिर से इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, बफर सॉल्यूशन बनेगा, सेम एसिडिक बफर, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो pH कितना हो जाएगा, pKa सेम 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है 2, एसिड कितना है 3। फिर से इसे सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन की pH। इसी तरह से और वॉल्यूम्स अगर हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लास्टली जब आपने कितना NaOH ऐड कर दिया है 50 ml, तो जब आप 50 ml NaOH ऐड कर रहे हो तो उस केस का वेरिएशन देखते हैं, आखिर इस केस में क्या वेरिएशन आएगा। फिर से आपका CH3COOH प्लस NaOH क्या बनाएगा, CH3COONA
प्लस H2O बनाएगा। इसके मिलीमोल्स 5, इस बार इसके मिलीमोल्स भी कितने हो गए 5। एसिड और बेस दोनों के मोल सेम है, यानी यहां पर क्या हो रहा होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और ये कितना बनेगा, सिंस यहां कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है तो हम क्या कंसीडर करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करोगे, ये कैसा सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होगा 7 + ½ pKa प्लस log C। अब सिंस आपको यहां पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसीडर करने के लिए सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो ये तो उसके मिलीमोल्स हैं, आपको निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन। तो मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 50 इसका 100 ml, तो ये हो गई 0.05। वापस से वैल्यूज रख दो, 7 + ½ pKa 4.74 प्लस log ऑफ 0.05। इसको सॉल्व करके हम इस सॉल्यूशन की पीएच निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस होती हैं। जब आप किसी गिवन अमाउंट ऑफ एसिड में अलग अलग वॉल्यूम्स ऑफ बेस डालते हो तो अलग अलग पॉइंट्स पे आपके पास पीएच चेंज अलग अलग आएगा, और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय चेकिंग कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, जब भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो आपके पास बफर सॉल्यूशंस बनेंगे और आप रेस्पेक्टिव फॉर्मूला लगाकर उस सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए, ऐसे वेरिएशंस आपको कई बार मिल सकते हैं बफर सॉल्यूशंस के। समझ में आता है? चलो फिर इसी के काइंड पे दूसरे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। देखो अभी तक हमने सिंपल सॉल्ट्स लिए हैं, हमने एक भी एम्फीप्रोटिक एनायन नहीं लिया है। जब हमारे पास एम्फीप्रोटिक एनायन आ जाएंगे तो वेरिएशन कैसे आएगा हम उसकी बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और उनकी पीएच आपने कैलकुलेट करनी है। योर फर्स्ट सॉल्यूशन इज 50 ml ऑफ 0.12 मोलर H3PO4 प्लस 20 ml ऑफ 0.15 molar NaOH। सेकेंड सेम 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H3PO4 है प्लस 40 ml ऑफ दिस सेम सॉल्यूशन। थर्ड केस है आपके पास 40 ml ऑफ 0.12 मोलर H3PO4 and this is 40 ml of 0.18 molar NaOH। फोर्थ पॉइंट है 40 ml ऑफ 0.1 मोलर H3PO4 प्लस 40 ml ऑफ 0.25 मोलर NaOH। ये आपके पास 4 सॉल्यूशंस है जिनकी आपको पीएच कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा आपको कुछ और वैल्यूज दी हुई हैं, वो वैल्यूज भी लिख लो। फॉर H3PO4 सिंस हमने पढ़ा है ये 3 स्टेप्स में डिसोसिएट होता है, इसके लिए आपको Ka1 दिया हुआ है दैट इज 7.5 into 10⁻³ m। आपको Ka2 दिया हुआ है which is 6.2 into 10⁻8 m एंड आपको Ka3 दिया हुआ है which is 1 into 10⁻12 m। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आपको इन तीनों सॉल्यूशंस की पीएच बतानी है। अब देखो हमने लास्ट क्लास भी पढ़ा था H3PO4 एक ट्राइबेसिक एसिड होता है और ये 3 स्टेप्स में डिसोसिएट होता है। कैसे? वन इज H3PO4 gives H++ H2PO4-। दूसरा ये बनाता है H2PO4-, फिर से डिसोसिएट होता है और क्या बनाता है H++
HPO4 2 माइनस। सिमिलरली ये HPO4 2 माइनस फिर से डिसोसिएट होता है और क्या बनाता है H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। आपको इनके लिए K1 K2 और K3 कहते हैं। देखो जैसे हम NaOH ऐड करते जाएंगे, NaOH पहले इससे रिएक्ट करेगा। जब इसकी और NaOH की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब जैसे आपके पास H3PO4 था, इसके साथ रिएक्ट किया NaOH ने, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पहले बनाएगा NaH2PO4 प्लस H2। तो ये जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा सॉल्यूशन में, ये, उसे हम क्या कहेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। फिर ये खुद क्या है, ये खुद एक एसिड की तरह रिएक्ट कर सकता है H2PO4 माइनस। अगर NaOH कुछ बच गया तो वापस से इससे रिएक्ट करेगा और रिएक्शन क्या होगी उस केस में, H2PO4 माइनस प्लस NaOH, तो हम उसे कहेंगे Na2HPO4 बनेगा। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, फिर मान लो NaOH और बच गया, वो NaOH फिर से किससे रिएक्ट करेगा, इससे, क्योंकि अब कौन बचेगा यहां पे HPO4 2 माइनस, जो फर्दर एक एसिड की तरह काम कर सकता है, और फिर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा इस बार Na3PO4 प्लस H2। इसे हम क्या कहेंगे थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। इस तरह से, क्योंकि ये ट्राइबेसिक एसिड है तो ये तीन तरह से रिएक्ट करेगा, तीन स्पीशीज फॉर्म करेगा, तीनों की तीनों कैसी हैं एसिडिक। जब यहां ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। जब ये जीरो हो जाएगा इसे हम कहेंगे सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। पहली चीज मुझे ये समझ में आनी चाहिए कि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है और थर्ड क्या होता है। अब देखो डील करते हैं प्रॉब्लम के साथ, तब हमें ठीक से समझ में आएगा कि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट और थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। चलो बात करते हैं। आपके पास H3PO4 सॉल्यूशन था, फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, जब आपने 50 ml ऑफ 0.12 मोलर H3PO4 एंड 20 ml ऑफ 0.15 मोलर NaOH ऐड किया है, तो H3PO4 NaOH से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा NaH2PO4 प्लस H2O। ठीक है, बनाएगा, कोई डाउट नहीं है हमें इसके अंदर। अब H3PO4 के मिलीमोल्स कितने हो गए 50 इंटू 0.2 दैट इज 6, और NaOH के कितने हो गए 3। यहां पे लिमिटिंग एजेंट कौन है NaOH, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, 3 के लिए इसका कितना चाहिए होगा 3 मोल, तो इसका 3 मोल बच जाएगा और इससे कितना मोल्स फॉर्म होगा 3 मोल। क्या यहां कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, नहीं हुआ, यहां पे न्यूट्रलाइजेशन कैसा है इनकम्प्लीट, यानी ये क्या बन गया एक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कौन सा बना, देखो ये एक वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH, तो ये हो गया आपका सॉल्ट और ये हो गया आपका एसिड, तो ये एक एसिडिक बफर बन गया। pH इज इक्वल्स टू, अब बात आती है K1 यूज करूंगा, K2 यूज करूंगा या K3 यूज करूंगा। तो साफ साफ दिख रहा है इस रिएक्शन में, इस न्यूट्रलाइजेशन में कौन सी रिएक्शन काम में आ रही है, H3PO4 इज चेंजिंग टू H प्लस प्लस H2PO4 माइनस। तो इस रिएक्शन के लिए क्या यूज होगा K1, तो यहां pH का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम pKa1 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट इज 3 एसिड इज 3, कैंसिल हो गया, log 1 0 हो गया, तो pH किसकी इक्वल आ जाएगी pKa1 दैट इज pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 7.5 इंटू 10⁻⁻3। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारी pH आ जाएगी 3 माइनस लॉग 7.5, वो हम सॉल्व कर लेंगे जितनी भी आती। समझ में आता है। तो पहला केस जहां पे NaOH कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर रहा है, NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये खत्म हो गया, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, तो क्या बना बफर। चलो सेकंड केस लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा सेकंड केस इधर ले लेते हैं, चलो उसको वहीं रहने दो। अब जब आप सेकंड केस की बात कर रहे हो तो सेकंड केस में आपने क्या ऐड किया है 50 ml तो सेम है ऑफ 0.12 मोलर H3PO4
लेकिन NaOH कितना ऐड कर दिया आपने, 40 ml ऑफ सेम 0.15 मोलर NaOH होगा। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अगर हम यहां रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन तो फिर से वही होगी, H3PO4 प्लस NaOH gives you NaH2PO4 प्लस H2O। H3PO4 के मिलीमोल्स कितने हो गए, 15 इंटू 0.126। सिमिलरली NaOH के मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, 40 इंटू 0.15, ये भी कितने हो गए, 6। एसिड और बेस दोनों के अमाउंट क्या है, सेम है, तो यहां पे क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस विल बी 6। सिंस यहां कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बस सॉल्ट को पहचानना, ये कैसा सॉल्ट है, NaH2PO4, ये तो एक एम्फीप्रोटिक एनायन है, और एम्फीप्रोटिक एनायन के सॉल्ट के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता था, pK1 प्लस pK2/2। मतलब एक तो हमें इस सॉल्ट की डिसोसिएशन रिएक्शन लिखनी होती थी, H प्लस HPO4 2-, और एक ये कहां से बना वो रिएक्शन लिखनी होती है, और फिर हम इन दोनों की पीके वैल्यूज का क्या ले लेते हैं, एवरेज। तो ये हो गया K1, ये हो गया K2। तो पीएच का फॉर्मूला क्या बना, pH इज इक्वल्स टू pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय। देखो अभी तक जब हमने क्वेश्चन किए थे उनमें एक सिंपल सॉल्ट फॉर्म हो रहा था, तो हम पीएच का वो फॉर्मूला यूज कर रहे थे 7 प्लस हाफ pK प्लस log C। यहां पे जो सॉल्ट बना है दैट इज एन एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। तो जब एम्फीप्रोटिक सॉल्ट प्रेजेंट है तो पीएच का फॉर्मूला भी एम्फीप्रोटिक वाला यूज करेंगे, दैट इज pK1 प्लस pK2/2। बोला समझ में आता है ये केस। फिर अगले केस पे चलते हैं, थर्ड केस मुझसे क्या कह रहा है, थर्ड केस कह रहा है कि भैया इस बार आपने 40 ml ऑफ 0.12 मोलर H3PO4 यूज किया, और उसके साथ क्या मिक्स किया, उसके साथ मिक्स किया 40 ml ऑफ 0.18 मोलर NaOH। ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं, देख लेंगे क्या होगा। रिएक्शन लिखे वापस से, रिएक्शन क्या होगी, H3PO4 प्लस NaOH gives me NaH2PO4 प्लस NaOH। H3PO4 के मिलीमोल्स अब कितने हैं, 12 4 48, दैट इज 4.8, चेंज हो गया अमाउंट। NaOH के मोल्स कितने हैं, 18 4 72, दैट इज 7.2। क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, इस बार बेस का अमाउंट ज्यादा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट ये पूरा खत्म हो गया। 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, 4.8 के लिए 4.8 चाहिए होगा, तो ये कितना बचेगा, 2.4 मोल्स, और ये NH2PO4 कितना बन जाएगा, 4.8 मोल्स। ये इनके मिलीमोल्स आ गए। अब क्या ये बफर बना, भाई बफर के लिए क्या चाहिए होता है, वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट, पर यहां क्या बच गया, एक सॉल्ट प्लस बेस, तो यहां तो बफर नहीं बन रहा। फिर क्या होगा, अब देखो ये H2PO4 फिर से एक एसिड की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ये एक एम्फीप्रोटिक एनायन है, ये फिर से NaOH से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Na2HPO4 प्लस H2O। भाई एम्फीप्रोटिक एनायन बनाना तो ये फिर से एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। अगर बेस बच गया है तो ये बेस वापस से इस एसिड से रिएक्ट करेगा। इस बार एसिड के मोल्स 4.8, NaOH की मिलीमोल्स 2.4, फिर से न्यूट्रलाइजेशन होगा, लेकिन इस बार बेस कम अमाउंट में, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट 1 के लिए 1 चाहिए, 2.4 के लिए 2.4 चाहिए होगा, तो ये 2.4 बच जाएगा और ये 2.4 फॉर्म हो जाएगा। अगेन इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, एक वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये वापस से क्या बन गया, एक बफर, ये हो गया सॉल्ट और ये क्या हो गया, एसिड। तो यहां से फिर से एक एसिडिक बफर बन रहा है, जिसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। लेकिन यहां pKa कौन सा यूज करेंगे,
यहां कौन सा एसिड काम में आ रहा है? H2PO4 माइनस। तो H2PO4 माइनस कैसे डिसोसिएट होगा? H2PO4 माइनस बनाएगा H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस। तो यहां पे जो डिस्टेंस कांस्टेंट है उसे हम कितना लिखते हैं? K2। इसके लिए जो pK आएगा उसमें क्या यूज करना पड़ेगा आपको? K2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? pK2 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये बहुत अच्छा वेरिएशन है जहां पे बेस ज्यादा बच गया था। देखो ये था आपके पास फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जो हमने पहले डिफाइन किया था, ठीक है, और ये pH है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा? जब ये H2PO4 माइनस पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। समझ में आता है? तो ये था आपके पास थर्ड केस जहां पे हमने देखा कि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद pH हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपका बेस बच गया है। समझ में आता है? चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, लास्ट। फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको? सॉरी नॉट थर्ड, फोर्थ पॉइंट में आपसे वो कह रहा है कि 40 ml ऑफ 0.1 मोलर H3PO4 इसके साथ आपने क्या मिक्स किया है? 40 ml ऑफ 0.25 मोलर H3PO4 सॉरी NaOH। ठीक है, वापस से मिलाते हैं। H3PO4 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? NaHPO4 NaH2PO4 प्लस H2O। इसके मिलीमोल्स 4, इसके मिलीमोल्स हो गए 10। अब कौन कम है? एसिड। तो ये न्यूट्रलाइज होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसके 4 काम आ जाएंगे, 6 बच जाएंगे और ये कितना फॉर्म होगा? 4। तो ये आपके पास कौन सा आया? फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, क्योंकि यहां पूरा एसिड खत्म हो गया है, लेकिन अब एक सॉल्यूशन में फिर से बेस बच गया है और एक एसिड बच गया है, ये एम्फीप्रोटिक एनायन है। ये H2PO4 माइनस फिर से एक एसिड की तरह काम करेगा और बचे हुए NaOH से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? Na2HPO4 प्लस H2O बनाएगा। ये कितना बचा? 4। ये कितना बचा? 6। फिर से कौन कम है? एसिड। ये फिर से लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, 4 के लिए 4 चाहिए होंगे, 2 बच जाएगा और ये 4 फॉर्म हो जाएगा। यहां पर पूरा का पूरा एसिड खत्म हो गया है, तो इसे हम कहेंगे सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। समझ में आता है? अब सॉल्यूशन में फिर से क्या बच गया? एक बेस और एक वीक एसिड। HPO4 माइनस भी तो एम्फीप्रोटिक एनायन है, तो फिर से एक बेस और एसिड बच गया। तो फिर से हम इनकी रिएक्शन लिखेंगे, HPO4 माइनस प्लस NaOH gives Na3PO4 HPO4 2 minus, sorry this will be plus H2O। फिर से देखते हैं ये कितना बचा? 4। ये कितना बचा? 2। इस बार लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बेस कम अमाउंट में है तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो ये हो जाएगा 0, इसके 2 बच जाएंगे और इसके 2 फॉर्म हो जाएंगे। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और जब भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? एक बफर सॉल्यूशन। तो ये एक बफर बना। बफर किस किस को लेकर बना? HPO4 2 माइनस प्लस Na3PO4। तो यहां पे HPO4 माइनस डिसोसिएट होगा और क्या बनाएगा? H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। ये थर्ड डिसोसिएशन है तो यहां K3 काम में आएगा। अगेन ये एक एसिडिक बफर है तो pH का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? pH इज इक्वल्स टू pKa3 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एस। इस तरह से आप इस सॉल्यूशन की pH कैलकुलेट करोगे। देखो यहां पे सारे कंसेप्ट आ गए, यहां फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, यहां सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया और ये थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले आपकी रिएक्शन हुई है। तो इस तरह से आप इन एम्फीप्रोटिक एनायंस की सॉल्यूशंस की pH कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत आसान होता है। देखो सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको ये देखना है कहां कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, कहां इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। जहां भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा वहां पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लोगे, जहां भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा वहां पे बफर बनेगा। लेकिन याद रखना इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन में आपके पास वीक स्पीसी बचनी चाहिए। जैसे हम एक केस लें, ये वाला, ये
यहां पर दोनों केसेस में क्या है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, लेकिन यहां बफर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वीक स्पीसी तो खत्म हो गई है, बचा कौन है, स्ट्रॉन्ग स्पीसी। तो बफर तभी बनेगा जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद वीक स्पीसी बच गई है। अगर स्ट्रॉन्ग स्पीसी बच गई है तो फिर आपके पास बफर नहीं बनने वाला है, आपको वो केस नहीं लेना है। तो सेम इसी पैटर्न के ऊपर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको वो ट्राई करना है और फिर हम बात करेंगे उसके आंसर्स के बारे में। तो आप क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। राइट, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। पहले आप K1, K2, K3 की वैल्यूज लिख लो। सेम वैल्यूज हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज की है। एंड K3 इज 10⁻⁻12। और वैल्यूज हैं 40 ml ऑफ 0.05 मोलर Na2CO3 प्लस 50 ml ऑफ 0.054 मोलर HCl। हाँ, सेकेंड इज 40 ml ऑफ 0.02 मोलर Na3PO4 प्लस 40 ml ऑफ 0.04 मोलर HCl। सेम। थर्ड 50 ml ऑफ 0.1 मोलर Na3PO4 प्लस 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaH2PO4। and fourth one is 40 ml of 0.1 molar H3PO4 plus 40 ml of 0.1 molar Na3PO4। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। देखो यहाँ दो तरह के एसिड सॉल्ट्स हैं, एक तो H2CO3 वाला केस है, तो यहाँ भी K1 K2 आपको यही यूज करना है, और इस वाले केस में भी आपको K1 K2 K3 सेम यूज करना है। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, एक बार इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम इस कंसेप्ट को, बफर सॉल्यूशन कंसेप्ट को यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से एक बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट क्लास हम इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपने क्वेश्चंस कितने करेक्ट किए हैं और कितने नहीं।